हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप बढ़िया होंगे ऐसे उम्मीद करते हैं। और अपना महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का जो सिलेबस है उसमें से जो सेकंड चैप्टर है हमारा, जिसका नाम है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स, ये हमें आज स्टार्ट करना है। तो इसमें जो कंसेप्ट है वो अच्छी तरह से हमें पढ़ने हैं और अंडरस्टैंड भी करने हैं। तो ये चैप्टर में जो डिफरेंट कंसेप्ट्स है वो वन बाय वन हम अभी शुरू करते हैं। उसमें शुरू में इंट्रोडक्शन और फ्लूइड, ये दो टॉपिक हमारे सिलेबस में है अभी। उसके बाद जो प्रेशर का टॉपिक है वो टॉपिक डिलीट किया गया है, इसलिए वो टॉपिक हमें लेना नहीं है। उसके बाद डायरेक्टली हमें सरफेस टेंशन की तरफ जाना है। तो इसमें फ्लूइड का मीनिंग क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या रहती है, आइडियल फ्लूइड क्या रहता है, ये सब हमें आज देखना है। तो चलो शुरू करते हैं। जो हमारा मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स चैप्टर है, इंटरेस्टिंग चैप्टर है। तो इसमें हम अभी पहले जो इंट्रोडक्शन है उसके बारे में देखते हैं। हमें 4 स्टेट्स ऑफ मैटर मालूम है, सभी को मालूम है, वो तो हम 5th स्टैंडर्ड से पढ़ते हैं। उसमें है सॉलिड्स, लिक्विड्स, गैसेस एंड प्लाज्मा। तो ये जो हमारी 4 फेजेस है या स्टेट्स ऑफ मैटर है, उसमें से सॉलिड जो है हमारा, वो जो सॉलिड है उसकी प्रॉपर्टीज़ हमने पिछले चैप्टर में देखी है। वो चैप्टर हमारा 11th स्टैंडर्ड में हो गया है, इसलिए सॉलिड्स के बारे में हम अभी देखने वाली नहीं है। हमें सिर्फ सोचना है अभी लिक्विड्स, गैसेस और प्लाज्मा के बारे में। सॉलिड के बारे में एक बात हमें सभी को मालूम है कि इसमें जो सब एटम्स है उसमें स्ट्रॉन्ग फोर्स होने की वजह से इसको एक डेफिनेट शेप जो है वो प्राप्त हो जाता है। लेकिन लिक्विड्स और गैसेस, इसको कोई भी डेफिनेट शेप नहीं है। तो सॉलिड का हमें सोचना नहीं है। अब लिक्विड्स और गैसेस के बारे में हमें सोचना है और प्लाज्मा के बारे में। शुरू में मैं प्लाज्मा के बारे में थोड़ा बता देता हूँ कि प्लाज्मा में क्या होता है कि जो एग्जिस्ट होता है सिर्फ वेरी हाई टेम्परेचर को, इट विल बी एग्जिस्टिंग एट ए वेरी हाई टेम्परेचर। और क्या होता है इसमें होते हैं आयंस, इसमें होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स और होते हैं न्यूट्रल एटम्स। ये जो प्लाज्मा है इसमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिकल फोर्सेस होने की वजह से प्लाज्मा की जो प्रॉपर्टीज है वो लिक्विड्स और गैसेस से बहुत डिफरेंट है। क्या बोल रहा हूँ मैं, देखो अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी है हमें। प्लाज्मा में क्या होता है कि जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिकल फोर्सेस है उसके वजह से उसके जो प्रॉपर्टीज है दैट आर वेरी डिफरेंट एज कंपेयर टू द लिक्विड्स एंड गैसेस। तो ये जो हमारे लिक्विड्स और गैसेस है इसके प्रॉपर्टी अगर प्लाज्मा से अलग है, तो अब प्लाज्मा जो है इसका हमें कंसिडरेशन करना नहीं है, हमें सिर्फ कंसिडरेशन करना है अभी लिक्विड्स और गैसेस का। और लिक्विड्स और गैसेस में क्या है, अभी देखो कि लिक्विड्स और गैसेस दोनों को भी शेप नहीं रहता है, ये हमें मालूम है। ये जो लिक्विड्स और गैसेस है ये एक पर्टिकुलरली हमें मालूम है कि एक शेयरिंग स्ट्रेस नाम का जो फोर्स है, शेयरिंग फोर्स भी बोल सकते हैं उसको देने की वजह से इसका जो लिक्विड का और गैस का जो है शेप और साइज चेंज होने वाला नहीं है, क्योंकि लिक्विड्स और गैसेस को कोई भी शेप नहीं होता है। हमें एक मालूम है कि सपोज मैंने ये ग्लास में लिक्विड लिया, सपोज वाटर है, तो इसके अंदर जो वाटर है उसको जो बाहरी ग्लास है उसका शेप प्राप्त हो गया। अभी सपोज मैंने ये जो लिक्विड है, ये जो वाटर है, इसको दूसरे कंटेनर में डाल दिया सपोज, तो अभी अपना लिक्विड जो है वो ये कंटेनर का, ये बाउल का शेप प्राप्त कर लेगा। दैट मीन्स
लिक्विड्स के बारे में हम ऐसा बोल सकते हैं अभी कि लिक्विड्स आर एक्वायरिंग द शेप इन विच दे आर टू बी केप्ट। लिक्विड को आप जिस कंटेनर में डालते हो, रखते हो, उसका शेप उसको ऑटोमेटिकली प्राप्त हो जाता है। सो लिक्विड्स आर एक्वायरिंग द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच इट विल बी केप्ट। गैसेस के बारे में क्या है, देखो गैसेस के बारे में हमें ऐसा मालूम है कि सपोज मैंने गैस लिया इतने बड़े कंटेनर में, ये क्यूबिकल कंटेनर रहेगा सपोज, तो गैस जो है कितना भी कम हमने लिया तो वो गैस ये पूरे कंटेनर में स्प्रेड हो जाएगा। सपोज मैंने यही गैस थोड़े बड़े क्यूबिकल कंटेनर में डाल दिया तो इसमें जो भी तुम्हारा गैस है वो पूरे कंटेनर को एक्वायर कर लेगा, ये हमें मालूम है। तो लिक्विड्स के बारे में अलग बात है और गैसेस के बारे में अलग बात है। गैसेस जो रहते हैं हमारे गैसेस, दे आर स्प्रेडिंग द स्पेस विच विल बी अवेलेबल फॉर इट। गैस को जितना स्पेस अवेलेबल रहता है उतने स्पेस में वो एक्वायर हो जाता है, वो पूरे स्पेस में वो फैल जाता है, स्प्रेड हो जाता है। दैट मीन्स लिक्विड जैसे नहीं, सपोज लिक्विड हमने इतने छोटे ग्लास में लिया तो लिक्विड इतने ही ग्लास में, इतना ही पार्ट में लिक्विड रहेगा या वाटर रहेगा, इधर अपना लिक्विड जाने वाला नहीं है। लेकिन अगर इसको हमने बंद कर दिया और इसके अंदर गैस लिया तो गैस इतने स्पेस में रहने वाला नहीं है, गैस पूरे स्पेस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, स्प्रेड हो जाएगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट थिंग है लिक्विड्स और गैसेस में। अब ये जो लिक्विड्स और गैसेस है इनको मैंने अभी आपको बताया कि शेयरिंग फोर्स जो है, शेयरिंग स्ट्रेस जो है वो लगाने के बाद ये अपोजिट डायरेक्शन में शेप चेंज करने के लिए अपोज नहीं करते हैं। कौन कौन? लिक्विड्स और गैसेस क्या करते हैं, उसको अपर आपने सॉलिड को अगर आपने शेयरिंग स्ट्रेस अप्लाई किया, सपोज ये अपना एक क्यूबिकल सपोज कंटेनर है तो इसको अगर टेंजेंशियल डायरेक्शन में, जिसको शेयरिंग फोर्स बोलते हैं हम, शेयरिंग फोर्स अगर लगाया तो इसका शेप चेंज हो जाएगा। सॉलिड का वॉल्यूम उतना ही रहेगा, लेकिन ना इसका जो वॉल्यूम है उतना ही रहेगा, सिर्फ उसका शेप चेंज हो जाएगा। वो हमने इलास्टिसिटी चैप्टर में देखा है, वो अभी हमें उसका यूज़ करना है यहाँ पे। तो सॉलिड के बारे में क्या बताया मैंने आपको कि अगर उसको शेयरिंग स्ट्रेस आप लगाते हैं तो शेयरिंग स्ट्रेस लगाने के बाद जो अपना सॉलिड है उसका शेप चेंज होता है, शेप चेंज हो जाता है विदाउट चेंजिंग द वॉल्यूम। वॉल्यूम विल बी रिमेन्स कांस्टेंट। दैट मीन्स ये जो कंटेनर है ये हमारा ऐसा दिखेगा बाद में, वो तो हमने इलास्टिसिटी में देखा है। तो लिक्विड्स और गैसेस के बारे में अलग बात है। लिक्विड को अगर हमने ये शेयरिंग फोर्स लगाया तो वो शेप चेंज करने के लिए कोई भी रेजिस्टेंस अपोज नहीं करेगा, ऑफर नहीं करेगा, जिसकी वजह से वो शेयरिंग फोर्स यहाँ पे अप्लाई होने के बाद इमीडिएटली फ्लो होने लगता है। लिक्विड्स भी और गैसेस भी और प्लाज्मा भी। अभी प्लाज्मा का स्टडी हमें करना नहीं है क्योंकि मैंने आपको उसका रीजन दे दिया है। अभी सिर्फ हमारा फोकस लिक्विड्स और गैसेस के ऊपर है। तो लिक्विड्स और गैसेस और प्लाज्मा ये तीनों भी, इसको अगर हमने शेयरिंग स्ट्रेस लगाया तो वो फ्लो होने लगता है। अपना जो लिक्विड है वो फ्लो होने लगता है, गैस जो है वो भी फ्लो होने लगता है और प्लाज्मा भी फ्लो होने लगता है। तो ये तीनों को कलेक्टिवली बोलेंगे हम फ्लूइड। लिक्विड्स, गैसेस और प्लाज्मा, ये तीनों को कलेक्टिवली हम अभी नया नाम दे रहे हैं जिसका नाम है फ्लूइड। तो फ्लूइड का मीनिंग ऐसा हो गया कि जो फ्लो हो सकता है। सो फ्लूइड इज नथिंग बट दैट कैन बी फ्लो, द सब्सटेंस दैट कैन बी फ्लो इज कॉल्ड एज द फ्लूइड। तो फ्लूइड में लिक्विड्स भी आएंगे, गैसेस भी आएंगे और प्लाज्मा भी आएगा, लेकिन प्लाज्मा का स्टडी हमें करना नहीं है। अब सिर्फ हमारा फोकस लिक्विड्स और गैसेस के ऊपर है। तो फ्लूइड का मीनिंग आपको समझ में आ गया होगा
कि फ्लूइड इज नथिंग बट द सब्सटेंस विच कैन बी फ्लो। दूसरी इंपॉर्टेंट थिंग उसमें क्या है फ्लूइड के बारे में, दूसरी इंपॉर्टेंट थिंग है अपना जो फ्लूइड है इसमें हमारा जो गैस है इसका भी हम अभी सोचना बंद करने वाले हैं। हमें इस चैप्टर में सिर्फ लिक्विड्स का थिंकिंग करना है बस। अभी गैसेस को क्यों छोड़ना है उसका रीजन में जब लिक्विड और गैसेस दोनों का डिफरेंस बताऊंगा तब आपको समझ में आ जाएगा। वो बता देता हूं लगे तो दोनों में क्या डिफरेंस है। लिक्विड्स जो है वो इनकॉम्प्रेसिबल है, पहली इंपॉर्टेंट थिंग, लेकिन गैसेस जो है वो कॉम्प्रेसिबल है। सो लिक्विड इज इनकॉम्प्रेसिबल बट अपना जो गैस है दैट विल बी कॉम्प्रेसिबल, पहली थिंग। दूसरी इंपॉर्टेंट थिंग, अपना जो लिक्विड है वो जिस कंटेनर में रहेगा उस कंटेनर का शेप एक्वायर करता है, लेकिन गैस जो है वो पूरे स्पेस में फैल जाता है, स्प्रेड हो जाता है, दूसरी थिंग। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात, जब हम कंटेनर में लिक्विड लेते हैं तो ये जो अपना कंटेनर है इसका अपर सरफेस जो है लिक्विड का अपर सरफेस ये है। ये जो लिक्विड सरफेस है इसके ऊपर यहां पे है एयर, तो एयर के कांटेक्ट में ये जो लेयर है हमारे लिक्विड की उसको बोलते हैं हम फ्री सरफेस। तो फ्री सरफेस का सीधा मीनिंग या सिंपल मीनिंग क्या रहता है, द लिक्विड सरफेस विच विल बी इन कॉन्टेक्ट विद द एयर। इसका एक एग्जांपल देता हूं, देखो ये हमारा सपोज वाटर का ड्रॉप है, ड्रॉप वर्ड यूज कर रहा हूं मैं, तो ये अगर वाटर का ड्रॉप है तो इसके अंदर वाटर है, इसका ये जो सरफेस है बाहर वाला सरफेस इसके बाजू में है एयर। तो फिर ये जो हमारा वाटर ड्रॉप है इसको एक ही फ्री सरफेस हो गया, क्योंकि इसका जो आउटर सरफेस है ये कांटेक्ट इन एयर है, इसलिए इसको बोलते हैं हम वन फ्री सरफेस वाला ड्रॉप। इसके बजाय अगर हमने लिया अभी सोप बबल हमें सबने देखा है, तो सोप बबल में क्या रहेगा, आप जो कौन सा भी डिटर्जेंट पाउडर लेंगे उससे अगर आपने थोड़ा सा घुमाया तो वहाँ पे आपको बबल तैयार होते हुए दिखाई देंगे। बचपन में हम खेलते भी है उसको। तो ये जो बबल है इसके अंदर है एयर और बाहर के बाजू में भी है एयर। तो ये जो आपका लिक्विड का सरफेस है इसके अंदर के साइड में भी एयर और बाहर की साइड में भी एयर होने की वजह से यहां पे दो फ्री सरफेस हो गए, क्योंकि हमें मालूम है लिक्विड के साइड में अगर एयर रहता है, इन कांटेक्ट विद एयर रहता है तो वहां पे फ्री सरफेस होता है। तो ये लिक्विड को अंदर की साइड में भी इन कांटेक्ट विद एयर है वो और बाहर के साइड में भी है, इसलिए इसको दो फ्री सरफेस है। तो हमें ऐसा बताना है अभी कि ये जो लिक्विड है इसको खुद का फ्री सरफेस रहता है। लिक्विड्स हैव देयर ओन फ्री सरफेस, लेकिन गैस के बारे में ऐसा नहीं होता है। गैस को फ्री सरफेस नहीं रहता है खुद का। इसलिए हमें अब इस चैप्टर में जो प्रॉपर्टीज है फ्लूइड्स की उसमें एक इंपॉर्टेंट बात ऐसी है कि जिसको फ्री सरफेस रहेगा उसका ही स्टडी हमें करना है। तो हमें अब लिक्विड्स के बारे में ऐसा पता चल गया है कि इसको ही सिर्फ फ्री सरफेस रहता है ऑफ इट्स ओन, बट गैसेस को नहीं रहता है, इसलिए गैसेस को भी हम फ्लूइड्स से कट कर देंगे अभी। तो 4 स्टेट्स ऑफ मैटर में से सॉलिड कट हो गया, तुम्हारा प्लाज्मा कट हो गया और गैसेस भी कट हो गए। अभी हमारा कंसंट्रेशन है लिक्विड्स, लेकिन हम लिक्विड ऐसा बोलने की बजाय उसको हमेशा फ्लूइड ही बोलेंगे। तो हमारा ये जो फ्लूइड है इसकी ये जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है लिक्विड्स की कि दे हैव इट्स ओन शेप, इसका यूज करके अब ये पूरा चैप्टर का स्टडी हमें करना है। तो इसके बाद मैंने अभी
ऐसा बताया आपको कि यहाँ पे आपका जो लिक्विड है वो खुद का जो शेप है जिसमें आप उसको डालेंगे वो शेप उसको प्राप्त हो जाता है। अभी मैंने आपको बाउल और ग्लास दोनों में से वाटर डाल के दिखाया कैसे उसका शेप एक्वायर हो जाता है। तो ये जो फ्लूइड्स है तो इसके एग्जाम्पल कौन कौन से आएंगे फिर, अगर हमने ये सभी का लिक्विड गैसेस का और प्लाज्मा सभी का यहाँ पे अगर कंसिडरेशन किया तो इसमें एग्जाम्पल दे सकते हैं हम एयर, देन मोल्टन लावा। ये जो शब्द है इसको हम बोलेंगे फ्लूइड्स। तो उसके डिफरेंट एग्जाम्पल अभी जैसे ही हमारा स्टडी आगे चालू होगा वैसे हम उसमें उसके जो एग्जाम्पल्स है वो ले सकते हैं। अभी ये जो फ्लूइड है इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स रहेंगी हमारी, तो वो जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्लूइड्स। फ्लूइड के अंदर क्या होता है कि फ्लूइड के जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स है दे आर ऑलवेज मूविंग इन द रैंडम डायरेक्शन। फ्लूइड जो होता है उसके अंदर जितने भी एटम्स या मॉलिक्यूल्स होता है उसका जो मोशन होता है वो हमेशा रैंडम मोशन होता है। फॉर एग्जाम्पल सपोज हमने एक कंटेनर में गैस लिया, सपोज एक कंटेनर में हमने गैस लिया, तो वो जो गैस के मॉलिक्यूल्स है वो दो गैस मॉलिक्यूल्स में ज़्यादा डिस्टेंस रहता है एज कंपेयर टू द लिक्विड्स। तो ये जो गैस मॉलिक्यूल्स है यहाँ पे है दे आर मूविंग इनसाइड दिस कंटेनर इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस। ये एक मॉलिक्यूल इधर जाएगा, दूसरा मॉलिक्यूल इधर जाएगा, तीसरा मॉलिक्यूल इधर जाएगा, ऐसा जो मोशन रहता है उसको बोलते हैं हम रैंडम मोशन। अगर एक प्लेग्राउंड पड़ा है और वहाँ पे लड़के सपोज खेल रहे हैं, बहुत सारे लड़के खेल रहे हैं, तो उनका जो सबका मोशन होगा दैट इज अ रैंडम मोशन, क्योंकि वो कहीं पे भी जाएंगे, कौन से भी डायरेक्शन में भागेंगे, क्योंकि ओपन प्लेग्राउंड है वो। लेकिन अगर स्कूल में है तो सपोज वो कुछ काम के लिए लेबोरेटरी में जा रहे हैं, लेबोरेटरी में कुछ एक्सीडेंट देखने जा रहे हैं, तो सपोज वो टीचर ने ऐसा बताया कि सभी ने एक लाइन में जाना है, तो एक लाइन में वो एक के पीछे एक ऐसे चलते जाएंगे और वो जो है वो सिमेट्रिक पोजीशन हो गई, दैट मीन्स रेगुलर पोजीशन हो गई। तो हमारा जो प्लाज्मा अपना जो फ्लूइड है, फ्लूइड के जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स है दे आर ऑलवेज मूविंग इन द रैंडम मैनर। सो मोशन ऑफ द fluid molecules or fluid atoms they are always moving in the random direction। दूसरी बात जो फ्लूइड की इंपॉर्टेंट है वो है जब हम shear स्ट्रेस उसको अप्लाई करते हैं फ्लूइड को। मैंने इसके पहले भी बताया आपको कि अगर हमने shear स्ट्रेस अप्लाई किया तो वो अपोज नहीं करता है shear स्ट्रेस को। कौन? फ्लूइड अपोज नहीं करता है। तो फ्लूइड अपोज नहीं करता है, इसकी वजह से आपने स्ट्रेस तो लगा दिया, स्ट्रेस यानी कि शेयरिंग फोर्स लगा दिया, तो शेयरिंग फोर्स लगाने की वजह से वो फ्लो होने लग जाएगा, क्योंकि इट डज नॉट रेजिस्ट टू द शेयरिंग स्ट्रेस, क्योंकि वो शेयरिंग स्ट्रेस को अपोज नहीं करता है ज़्यादा से। अगर हमने सॉलिड्स और फ्लूइड्स की बात की तो सॉलिड में जो ये शेयरिंग स्ट्रेस है वो मिलियन टाइम्स ज़्यादा रहेगा। दैट मीन्स वो अपोज जो है उसमें ज़्यादा रहता है। तो ये जो अपना फ्लूइड है इसमें जो शेयरिंग स्ट्रेस है वो उसको जो अपना फ्लूइड है वो अपोज नहीं करता है, इमीडिएटली वो फ्लो होने लग जाता है अगर आपने शेयरिंग स्ट्रेस अप्लाई किया तो, क्योंकि वो रेजिस्ट नहीं करता है शेयरिंग स्ट्रेस को, शेयरिंग फोर्स को, जिसकी वजह से वो फ्लो होने लग जाता है। ये हमें मालूम हो गया। अभी एक ईटा नाम का एक लेटर आपने इलास्टिसिटी चैप्टर में देखा होगा, जिसको नाम देते हैं हम मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी ये उस सब्सटेंस को प्राप्त होता है जिसको होता है शेप। तो ये जो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी है ये सिर्फ सॉलिड को रहेगा, लेकिन अपना जो लिक्विड है या फ्लूइड्स में हमने जो देखे हैं, फ्लूइड्स में लिक्विड्स है, गैसेस है, तो उसको डेफिनेट शेप नहीं है, इसलिए
उसको जो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी है वो प्राप्त नहीं होगा, दैट मीन्स इट विल बी इक्वल टू 0। तो ये हो गया हमारा मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। कैसे निकालते हैं हम? शेयरिंग स्ट्रेस अपॉन शेयरिंग स्ट्रेन, ऐसा निकालते हैं। तो शेयरिंग स्ट्रेस ही नहीं है तो उसकी वैल्यू 0 होगी, तो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी की भी वैल्यू 0 हो जाएगी। इसलिए फ्लूइड्स डू नॉट हैव द मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ सकता है। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी क्यों नहीं है? क्योंकि उसका जो शेयरिंग स्ट्रेस है, क्योंकि ये जो ईटा है इसका फॉर्मूला रहता है शेयरिंग स्ट्रेस अपॉन शेयरिंग स्ट्रेन, ऐसा उसका फॉर्मूला है ईटा का। तो शेयरिंग स्ट्रेस 0 अगर होगा, एकदम मिनिमम होगा, तो उसको मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी प्राप्त नहीं होगा। और एक लास्ट 4 नंबर की जो प्रॉपर्टी है वो है अपना जो फ्लूइड है that will be always exerts the perpendicular force in which it will be in contact with that particular surface। कौन से भी सरफेस के कांटेक्ट में जो लिक्विड रहता है वहां पे वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करता है। तो ये जो लिक्विड है ये किसके कांटेक्ट में है? ये वॉल के कांटेक्ट में है, देखो ये बॉटम के कांटेक्ट में है लिक्विड, इसके कांटेक्ट में है यहाँ पे। तो यहाँ पे नॉर्मल डायरेक्शन में फोर्स एक्ट होगा, यहाँ पे भी नॉर्मल डायरेक्शन में फोर्स एक्ट होगा, यहाँ पे भी नॉर्मल डायरेक्शन में फोर्स एक्ट होगा, यहाँ पे नॉर्मल डायरेक्शन में फोर्स एक्ट होगा, यहाँ पे नॉर्मल डायरेक्शन में फोर्स एक्ट होगा। एट एवरी पॉइंट इट विल बी एक्टिंग इन द नॉर्मल डायरेक्शन। द फोर्स विल बी एक्सर्टेड ऑन द सरफेस इन विच देयर विल बी द लिक्विड। लिक्विड जिसके कॉन्टैक्ट में है वो सरफेस के ऊपर हमारा जो फ्लूइड है वो हमेशा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करता है। ये कैसे बताया हमने? इसका एक एग्जांपल ले सकते हैं। सपोज ये कंटेनर को आपने यहाँ पे एक होल कर दिया, तो ये जो अपना लिक्विड है ये ड्रेन आउट हो जाएगा, ड्रेन आउट होना शुरू हो जाएगा उसका। जैसे जैसे इसका लिक्विड कम होता जाएगा वैसे वैसे ये जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक्ट होने वाला फोर्स है वो भी कम होता जाएगा, क्योंकि ये लिक्विड जितना ज़्यादा रहेगा उतना ज़्यादा हमारा जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक्ट होने वाला फोर्स है वो ज़्यादा रहेगा। यहाँ पे जो फोर्स है वो ज़्यादा रहेगा, इसके हिसाब से यहाँ पे जो एज कम्पेयर टू दिस एट दिस पॉइंट द फोर्स विल बी लोअर। अगर आपने यहाँ पे होल डाल दिया तो यहाँ पे आपको जो लिक्विड है वो ड्रेन आउट होता हुआ दिखाई देगा, लेकिन यहाँ से उसका जो प्रमाण है दैट विल बी मिनिमम एज कंपेयर टू दिस, बिकॉज एट दिस पर्टिकुलर साइड एट दिस पर्टिकुलर सरफेस द फोर्स विल बी एक्सर्टेड मच मोर मैनर एज कंपेयर टू द वॉल्स। तो ये हो गई हमारी 4 प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। पहली प्रॉपर्टी बताई मैंने कि फ्लूइड के एटम्स और मॉलिक्यूल्स दे आर ऑलवेज मूविंग इन द रैंडम मैनर, दिस इज फर्स्ट प्रॉपर्टी, दिस इज फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स। जब आप फ्लूइड को शेयरिंग स्ट्रेस अप्लाई करेंगे तब वो डज नॉट रेजिस्ट करेगा किसको? ये शेयरिंग स्ट्रेस को अपोज नहीं करेगा, अपोज नहीं करता है इसलिए वो फ्लो होने लग जाएगा। जब आप फ्लूइड को फोर्स अप्लाई करेंगे, शेयरिंग स्ट्रेस अप्लाई करेंगे तब वो फ्लो होने शुरू हो जाएगा, क्योंकि इट इज नॉट अपोजिंग टू द पर्टिकुलर शेयरिंग स्ट्रेस, इट डजंट रेजिस्ट टू द शेयरिंग स्ट्रेस। ये हो गई हमारी दूसरी प्रॉपर्टी। तीसरी प्रॉपर्टी बताई मैंने कि आपका जो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी है जो इलास्टिसिटी चैप्टर में हमने पढ़ा है, इसकी वैल्यू लिक्विड्स या फ्लूइड्स के लिए, अभी लिक्विड शब्द बोलना नहीं है हमें, फ्लूइड्स ही बोलना है, तो फ्लूइड्स के लिए इसकी वैल्यू 0 रहती है क्योंकि शेयरिंग स्ट्रेस की वैल्यू नियर अबाउट हो जाती है 0। और लास्ट प्रॉपर्टी मैंने बताई आपको कि फ्लूइड जिस सरफेस के कांटेक्ट में रहता है उस सरफेस पे वो फ्लूइड परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स एक्सर्ट करता है हमेशा। तो यहाँ पे हमने एक एग्जांपल लिया, कंटेनर में जो लिक्विड है दैट विल बी एक्सर्टिंग द परपेंडिकुलर डायरेक्शन फोर्स ऑन द सरफेस एट द बॉटम ऑल्सो एट द वॉल्स ऑफ द कंटेनर ऑल्सो। तो ये हो गई हमारी फ्लूइड की 4 कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इसके आगे बढ़ते हैं, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है उसकी तरफ। तो स्टूडेंट्स अभी हमने ऐसा देखा है कि अपना जो फ्लूइड है दैट विल बी एक्सर्टिंग द परपेंडिकुलर डायरेक्शन फोर्स ऑन द सरफेस विच आर इन कॉन्टैक्ट विद दैट लिक्विड। लिक्विड के कॉन्टैक्ट में जो भी सरफेस है, बॉटम का सरफेस है, साइड वॉल का
सरफेस है तो उसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट होता है। तो वो जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक्सर्ट होने वाला फोर्स है उसको ही बोलते हैं हम थ्रस्ट ऑफ ए लिक्विड। सो थ्रस्ट ऑफ ए लिक्विड इज नथिंग बट द फोर्स विच विल बी एक्सर्टेड in the perpendicular direction on the surface when the liquid inside that particular container is at the rest position। अगर कोई भी लिक्विड रेस्ट पोजीशन को है और वाल्स के ऊपर, क्योंकि वाल जो है वो लिक्विड के कांटेक्ट में है, वाटर के कांटेक्ट में है, बॉटम जो है बॉटम भी लिक्विड के कांटेक्ट में है, तो उस टाइम जो फोर्स एक्सर्ट होता है उसको बोलते हैं हम थ्रस्ट। तो ये जो हमारा थ्रस्ट है ये एक प्रकार का फोर्स है, नॉर्मल डायरेक्शन में एक्ट होने वाला फोर्स है। तो इसका जो एसआई यूनिट हो जाएगा थ्रस्ट का वो होगा हमारा न्यूटन, क्योंकि फोर्स का यूनिट जो है वो न्यूटन है। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं कैपिटल एन से। कोई भी यूनिट लिखते वक्त अगर साइंटिस्ट का नाम भी है तो हम लिखते वक्त पहला जो लेटर है पूरा अगर लिखते हैं तो पहला लेटर सेकंड लिखना है, वो हम 11th में पढ़ चुके हैं। तो ये हो गया रहा न्यूटन और इसका सीजीएस यूनिट हो जाएगा डाइन। और डायमेंशन जो है वो थ्रस्ट के, वो फोर्स के जो डायमेंशन रहेंगे वही ले रहेंगे m⁻⁴, l⁻⁴, t⁻⁻²। ये हो गए थ्रस्ट के डायमेंशंस। अभी फोर्स या थ्रस्ट वो दोनों सेम होने की वजह से फोर्स के जो डायमेंशंस है वो हमें हमेशा लगते हैं। इसलिए हमने अगर MLT ऐसी सीरियल हम हमेशा रखते हैं, किसी किसी बुक्स में L पहले रहता है M बाद में रहता है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन हम ये सीरियल लिखने वाले हैं ऐसे, क्योंकि CBSE बुक्स में ऐसा ही सीरियल दिया है MLT। तो इसमें ये जो है m की पावर 1 है, l की पावर 1 है और t की पावर -2 है। तो इसको ध्यान में रखने के लिए मैं 11 - 2 ऐसा ध्यान में रखूँगा। और ये एनर्जी का जो रहता है यहाँ पे 2 रहता है, इसलिए उसको 12 - 2 ऐसा ध्यान में रखना है। ये दोनों जो डायमेंशंस है, डायमेंशनल फार्मूली जो है, जो फोर्स और एनर्जी या वर्क के होते हैं वो हमेशा लगने वाले हैं आपको, क्योंकि बहुत सारे जो फार्मूलेस तैयार होते हैं उसमें फोर्स रहता है, वर्क, एनर्जी रहता है, इसलिए वो ध्यान में रखना है। इसलिए मैं आपको फोर्स कर रहा हूँ, क्योंकि आपका जो फोर्स है इसके जो डायमेंशंस है वो आपको ध्यान में रखने हैं 11 - 2 ऐसे ध्यान में रखने हैं। और एनर्जी या वर्क उसके जो डायमेंशंस है वो 12 - 2 ऐसे ध्यान में रखने हैं। 11 - 2 इज फोर्स, 12 - 2 इज एनर्जी। तो आपके ध्यान में रह जाएंगे, ऐसे आपको ध्यान में रखना है। तो ये हो गया हमारा थ्रस्ट के बारे में। अभी ये जो फ्लूइड है जिसके बारे में हमने अभी जिक्र किया, तो वो फ्लूइड जब कोई भी सरफेस के कांटेक्ट में आता है तो उसके वो जो फ्लूइड है वो फोर्स एक्सर्ट करता है, ऐसा हमने देखा। क्योंकि अगर हमने कोई भी कंटेनर को अगर होल कर दिया और उसको पानी भरा हुआ है तो वो जो आपका होल है उससे ड्रेन आउट हो जाता है वाटर, ये हमें मालूम है। दैट मीन्स द परपेंडिकुलर डायरेक्शन फोर्स इज ऑलवेज एक्टिंग ऑन द सरफेस इन विच द लिक्विड इज इन कॉन्टैक्ट, फ्लूइड इज इन कॉन्टैक्ट। तो ये हो गया हमारा थ्रस्ट का कंसेप्ट। अभी हम फ्लूइड का स्टडी करने वाले हैं, क्योंकि हमने जो अभी फ्लूइड का सब मीनिंग समझ में ले लिया। अभी फ्लूइड का मीनिंग क्या है, उसमें कौन कौन आता है, उसके एग्जाम्पल्स है। उसके एग्जाम्पल्स में और हम बता सकते हैं एयर है, वाटर है, टूथपेस्ट है, ये सारे उसके एग्जाम्पल्स है। मोल्टन लावा मैंने बताया आपको अभी। तो ये सारे एग्जाम्पल हो गए हमारे फ्लूइड्स के। तो ये जो अपना फ्लूइड है ये एक तो रेस्ट पोजीशन को रह सकता है या मोशन में रह सकता है, तो उसका स्टडी हमें करना है। अगर फ्लूइड रेस्ट पोजीशन को रहता है तो उसका स्टडी आपको करना पड़ेगा। अगर फ्लूइड जो है वो अगर मोशन में है तो उसका स्टडी करना पड़ेगा। तो अगर हमने फ्लूइड को रेस्ट पोजीशन में लिया, सपोज ये कंटेनर है, एक कंटेनर में आपने लिक्विड लिया, ये लिक्विड अभी रेस्ट पोजीशन को है। अभी ये जो लिक्विड या फ्लूइड आपका रेस्ट पोजीशन को है, इसके प्रॉपर्टीज हमें अभी स्टडी करनी है। तो उसका स्टडी जिस ब्रांच ऑफ फ्लूइड में
फ्लूइड के जो स्टडी है उसमें अगर हम रेस्ट पोजीशन को रहने वाले फ्लूइड का स्टडी करते हैं तो वो ब्रांच को बोलते हैं हम फ्लूइड स्टैटिक्स। फ्लूइड स्टैटिक्स, उसको दूसरा नाम है हाइड्रोस्टैटिक्स। जिस ब्रांच में फ्लूइड का स्टडी करते वक्त जिस ब्रांच में हम फ्लूइड विच विल बी एट द रेस्ट पोजीशन का स्टडी करते हैं उस ब्रांच को बोलते हैं फ्लूइड स्टैटिक्स, या दूसरा नाम है उसका हाइड्रोस्टैटिक्स। जब हमारा फ्लूइड इन मोशन रहता है उसका स्टडी जिसमें होता है उसको बोलते हैं हम फ्लूइड डायनेमिक्स, और उसका दूसरा नाम है हेटेरो डायनेमिक्स। हमारा फ्लूइड जब रेस्ट पोजीशन को होगा तब इसमें हम स्टडी करते हैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल का। दूसरी बात रहती इसमें पास्कल्स लॉ, वो हमारे सिलेबस में नहीं है अभी। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, ये सबका स्टडी होगा फ्लूइड स्टैटिस्टिक्स ये ब्रांच में। और फ्लूइड डायनेमिक्स जो है इसमें हम स्टडी करते हैं जिसमें है टोरिसेलीज लॉ, टोरिसेलीज लॉ, बर्नौलीज प्रिंसिपल है इसमें, तो ये सबका स्टडी जो है वो फ्लूइड डायनेमिक्स में होता है। तो ये हम इस साल जो है हमारा रिड्यूस सिलेबस है, इसलिए ये टॉपिक्स हमारे जो सिलेबस है उसमें से निकाल दिए हैं, इसलिए उसका हम यहाँ पे स्टडी नहीं करने वाले हैं, उसको पढ़ाने वाले नहीं है। तो फ्लूइड स्टैटिक्स का मीनिंग और फ्लूइड डायनेमिक्स का मीनिंग भी आपको समझ में आ गया होगा। जो फ्लूइड रेस्ट पोजीशन का रहता है उसका स्टडी जब हम करते हैं उसमें सरफेस टेंशन भी आता है। देखो सरफेस टेंशन का स्टडी करेंगे हम, इसके बाद वहाँ पे जो भी लिक्विड लेंगे हम, जो भी फ्लूइड लेंगे उसको रेस्ट पोजीशन को आप देखेंगे, रेस्ट पोजीशन को रहेगा तब उसका स्टडी, उसका सरफेस टेंशन कैसे निकालते हैं वो हम देखेंगे। तो ये जो ब्रांच ऑफ फिजिक्स है उसको बोलते हैं फ्लूइड स्टैटिक्स, जिसका दूसरा नाम है हाइड्रोस्टैटिक्स। और दूसरी ब्रांच है फ्लूइड डायनेमिक्स, जिसका हमने अभी जिक्र किया कि जब फ्लूइड जो है जो मोशन में रहता है तो उसको बोलते हैं हम फ्लूइड डायनेमिक्स। सो स्टडी ऑफ फ्लूइड व्हेन इट विल बी इन मोशन दैट इज कॉल्ड एज द फ्लूइड डायनेमिक्स। इसको हाइड्रोडायनेमिक्स ऐसा भी हम बोलते हैं। इसमें हम स्टडी करने वाले हैं टोरिसेलीज लॉ है, बर्नौलीज प्रिंसिपल है और दो तीन बातें हैं। तो उसमें जो हमारा कंटिन्यूटी का इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी वगैरह वो सब देखते हैं। तो ये हो गया हमारा फ्लूइड डायनेमिक्स। तो इसके बाद हमें जाना है अभी जिसका नाम है अब आइडियल फ्लूइड। तो बच्चों अभी हमने फ्लूइड्स के बारे में बहुत सारी जानकारी कर ली है। तो अब जब हम स्टडी एक्चुअली अभी स्टार्ट कर रहे हैं फ्लूइड का, तो हमारे डेली लाइफ में जो फ्लूइड्स है जिसके एग्जांपल मैंने आपको बताए अभी, जिसमें वाटर है, हनी है, ये सारे जो फ्लूइड्स है, ये फ्लूइड्स में अगर हमने स्टडी करने की कोशिश की तो वो जो स्टडी है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। क्योंकि हम कभी भी जब स्टडी डिटेल में करते हैं तब कुछ ऐसे बातें हैं जो हमें मान लेनी पड़ती है। फॉर एग्जांपल काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में हमने देखा है कि हम आइडियल गैस का कंसेप्ट लेते हैं, क्योंकि रियल गैसेज जो है हमारी नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, तो इनका डायरेक्टली स्टडी नहीं करते हम क्योंकि वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, इसलिए हम आइडियल गैस ऐसा मान लेते हैं। आइडियल गैस किसको बोलते हैं? वो एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं होता है नेचर में। तो ऐसा एक गैस है जो हमें चाहिए, उसके लिए हम कुछ अजम्पशंस मान लेते हैं। तो जैसा आइडियल गैस का कंसेप्ट हम लेते हैं कुछ अजम्पशंस मान के, वैसे ही हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें ये जो फ्लूइड है ये लेते वक्त आइडियल फ्लूइड लेना पड़ेगा। तो फिर आइडियल फ्लूइड किसको बोलेंगे हम? आइडियल फ्लूइड एक्चुअली
हमारे डेली लाइफ में एग्जिस्ट नहीं होता है। तो ये जो आइडियल फ्लूइड है हमारे जो डेली लाइफ में यूज़ होने वाले फ्लूइड्स है उससे बहुत अलग रहेगा। कैसे अलग रहेगा? इसके लिए हमें कुछ अजम्पशंस मान लेने पड़ेंगे। आइडियल फ्लूइड कैसा चाहिए ऐसा हमको मान लेना पड़ता है। अगर ऐसे हम कुछ अजम्पशंस मान लेते हैं तो उसको बोलते हैं हम आइडियल फ्लूइड, क्योंकि डायरेक्टली हमारे डेली लाइफ में जो फ्लूइड्स है उसका स्टडी हम डायरेक्टली अगर किया तो वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, इसलिए हम डेली लाइफ में का फ्लूइड न लेते हैं आइडियल फ्लूइड का कंसेप्ट। तो फिर आइडियल फ्लूइड किसको बोलेंगे हम? अभी आइडियल फ्लूइड किसको बोलेंगे? तो उसमें 4 जो बातें हैं वो होनी चाहिए। वो इनकॉम्प्रेसिबल होना चाहिए, वो इरोटेशनल चाहिए, जब फ्लो होगा तब वो उसका जो फ्लो है वो नॉन विस्कस फ्लो होना चाहिए, उसका जो फ्लो है वो स्टेडी फ्लो होना चाहिए। तो ये चारों बातें क्या है वो हम अभी समझ लेते हैं। तो पहला जो उसका आइडियल फ्लूइड का हमने प्रॉपर्टी है वो आइडियल फ्लूइड हमेशा इनकॉम्प्रेसिबल रहना चाहिए। इनकॉम्प्रेसिबल फ्लूइड किसको बोलेंगे हम? कि जिसकी डेंसिटी हमेशा कांस्टेंट रहेगी। डेंसिटी विल बी रिमेन्स कांस्टेंट व्हेन द फ्लो इज देयर। फ्लो ऑफ द फ्लूइड, इफ देयर विल बी फ्लो ऑफ फ्लूइड, दैट टाइम द डेंसिटी ऑफ दैट फ्लूइड विल बी रिमेन्स कांस्टेंट। उसकी डेंसिटी जो है वो चेंज नहीं होनी चाहिए। सपोज ये पाइप में से हमारा फ्लूइड जा रहा है तो उसकी जो डेंसिटी है वो चेंज होनी नहीं चाहिए। ये एक बात हमें मालूम है कि लिक्विड्स जो है वो प्रेशर की हर एक वैल्यू के लिए उसकी जो डेंसिटी है वो चेंज नहीं होती है, लेकिन हमने अगर गैस का सोचा तो गैस में जो डेंसिटी है वो इमीडिएट चेंज हो जाती है अगर आपने कोई प्रेशर अप्लाई किया तो हमारा जो फ्लूइड है उसका जो डेंसिटी है अगर वो रिमेन्स कांस्टेंट रहता है तो ऐसा जो फ्लूइड रहता है उसको हम बोलते हैं इनकॉम्प्रेसिबल फ्लूइड। हमारा जो फ्लूइड है वो इरोटेशनल चाहिए। इरोटेशनल इसका मीनिंग ऐसा होता है, देखो कि सपोज ये पाइप में से ये जो फ्लूइड है वो जा रहा है, उस वक्त कोई भी पॉइंट के अबाउट, सपोज ये एक पॉइंट है, ये पॉइंट के अबाउट जो फ्लूइड है इसका जो एंगुलर मोमेंटम है वो नहीं होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अगर हमने बाढ़ का पानी देखा होगा आपने सभी ने, तो बाढ़ के पानी में आपको जो ऊपर के सरफेस पे आपने देखा तो एक हाथ दूसरे पॉइंट के अबाउट आपको जो लिक्विड है, जो वाटर है, बाढ़ का पानी है, वो ऐसा रोटेट होता हुआ दिखाई देता है। देखो ऐसा दिखाई देगा, वो ऐसे रोटेट होता हुआ दिखाई देगा। तो उस टाइम को एंगुलर मोमेंटम है अबाउट दिस पॉइंट, अबाउट दिस पॉइंट, अबाउट दिस पॉइंट। तो ऐसे एडीज या वर्लपुल्स वहाँ पे क्रिएट नहीं होनी चाहिए। वो जो फ्लो है वो स्मूथ फ्लो चाहिए। फ्लो जो है वो स्मूथ चाहिए। स्मूथ फ्लो किसको बोलेंगे हम? जब आपका फ्लूइड इस कंटेनर में से या पाइप में से अगर फ्लो होता है तो कोई भी पॉइंट के अबाउट जो एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू है वो हमेशा 0 होनी चाहिए। ऐसा अगर फ्लो होता है जिसमें फ्लूइड फ्लो होते वक्त एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू 0 होती है, उस टाइम को वो फ्लो जो है वो स्मूथ हो जाता है। तो ऐसा जो फ्लो होता है उसको बोलते हैं हम इरोटेशनल फ्लो ऑफ द लिक्विड, ऑफ द फ्लूइड। उसके बाद आता है तीसरी प्रॉपर्टी आइडियल फ्लूइड की, जिसमें हमारा जो फ्लूइड है वो नॉन विस्कस फ्लूइड चाहिए हमें। नॉन विस्कस फ्लूइड इसका मीनिंग ऐसा होता है कि सपोज ये आपका फ्लो ऑफ द फ्लूइड है, फ्लो ऑफ द फ्लूइड होते वक्त सपोज ये आपकी एक लेयर है, ये दूसरी लेयर है, ये तीसरी लेयर है, ऐसे अलग अलग लेयर्स हमने देखे अभी यहाँ पे। तो ये लेयर और ये लेयर, ये दोनों में कौन सा भी फ्रिक्शनल फोर्स नहीं होना चाहिए। 2 लेयर्स में फ्रिक्शनल फोर्स नहीं होना चाहिए। इसका एक एग्जांपल ले सकते हैं हम। यहाँ पे सपोज हमने यहाँ पे एक व्हील रख दिया, ऐसा ये एक व्हील है सपोज, जो फ्लो के अंदर आपने रख दिया। अगर ये व्हील रोटेट नहीं होता होगा उसके सेंटर ऑफ मास के पॉइंट के अबाउट, इसका सेंटर ऑफ मास पॉइंट यहाँ पे है, तो इसके अबाउट ये व्हील रोटेट होना नहीं चाहिए। अगर वैसा होता होगा तो वो फोर्स जो है वो विस्कस फोर्स, विस्कस लिक्विड हो जाता है।
हमें चाहिए नॉन विस्कस फ्लो चाहिए, नॉन विस्कस फ्लूइड चाहिए, तो उसके लिए दो लेयर्स में जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो निग्लिजिबल चाहिए या उसकी वैल्यू जीरो होनी चाहिए. सो देयर विल बी नो इंटरनल फ्रिक्शनल फोर्स विल बी एग्जिस्टिंग between the two layers of the fluid when it will be flowing in the particular direction. तो ऐसा फ्लूइड जो रहता है उसको बोलते हैं हम नॉन विस्कस फ्लूइड. अगर आपने ऑयल देखा होगा या हनी देखा होगा, तो हनी में क्या रहता है, देखो दो लेयर्स में फ्रिक्शनल फोर्स रहता है. अगर आपने एक कंटेनर में वाटर लिया, उसको डिस्टर्ब करने की कोशिश की, तो इमीडिएटली वाटर डिस्टर्ब हो जाएगा. लेकिन दूसरे वैसे ही दूसरे कंटेनर में अगर हमने हनी लिया, हनी को डिस्टर्ब करने की कोशिश की, तो वो इमीडिएटली वाटर जैसा डिस्टर्ब नहीं होता है, क्योंकि उसके लेयर्स में फ्रिक्शनल फोर्स ज़्यादा है. वाटर के लेयर्स में फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू बहुत कम है एज कंपेयर टू द हनी. तो ऐसा जो फ्लूइड रहता है जिसके डिफरेंट लेयर्स में फ्रिक्शनल फोर्स रहता है, ऐसे लिक्विड को बोलते हैं हम विस्कस. और अगर वो फ्रिक्शनल फोर्स एब्सेंट है, दो लेयर्स में फ्रिक्शनल फोर्स नहीं है, तो उसको बोलते हैं हम नॉन विस्कस फ्लूइड. अभी कौन सा भी फ्लूइड हमें आइडियल फ्लूइड ऐसा चाहिए कि जिसका फ्लो स्टेडी होना चाहिए. अगर आपका फ्लूइड फ्लो होते वक्त उसका फ्लो अगर स्टेडी है, तो इसका मीनिंग ऐसा हो गया, सपोज ये पाइप में से आपका ये वाटर फ्लो हो रहा है. इसमें मैंने 4 पॉइंट्स दिखाए हैं, ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट और डी पॉइंट. ये चारों जगह पे जब ये फ्लूइड इसमें फ्लो होगा, उस टाइम हर एक पॉइंट पे फ्लो की जो वेलोसिटी है, सपोज ये पॉइंट पे आपकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है, तो बी पॉइंट के जगह पे भी 10 मीटर पर सेकंड होना चाहिए, सी पॉइंट के पास भी 10 मीटर पर सेकंड होना चाहिए, डी पॉइंट के पास भी 10 मीटर पर सेकंड होना चाहिए. यानी उसकी मैग्नीट्यूड जो है वो कांस्टेंट है. उसकी डायरेक्शन भी, क्योंकि वेलोसिटी इज वेक्टर क्वांटिटी है, उसकी डायरेक्शन भी फिक्स्ड होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए. तो ऐसा जो फ्लो रहता है उसको बोलते हैं हम स्टेडी फ्लो. सो दैट मीन्स व्हेन द फ्लूइड इज फ्लोइंग इनसाइड द पाइप, दैट टाइम इफ द वेलोसिटी of the fluid is remains constant at every point with respect to time, तो उसको बोलते हैं हम स्टेडी फ्लो. तो स्टेडी फ्लो का मीनिंग हो गया when the flow is just like that, when the inside that particular flow at every point the velocity will be remains constant in magnitude as well as direction. When flow is flowing inside this particular pipe or any other thing, that time the flow is called as the steady flow. अगर ये चारों अजम्पशंस या चारों प्रॉपर्टीज जो फ्लूइड एक यहाँ पे उसके बारे में पॉसिबल है वो भी करता है, तो वैसे फ्लूइड को बोलते हैं हम आइडियल फ्लूइड. ऐसे ही फ्लूइड का यूज़ करके हमें आगे चल के सरफेस टेंशन वगैरह जो बर्नौलीज थ्योरम है वो तो हमारे सिलेबस में नहीं अभी, तो ऐसा फ्लूइड कंसिडर करके हमें अब आगे का स्टडी करना पड़ेगा. तो फ्लूइड के बारे में जो बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए वो सब मैंने अभी दे दी है. और हमारे सिलेबस में जो पहले 2 टॉपिक है सिर्फ इंट्रोडक्शन और फ्लूइड का कंसेप्ट, वो अब अच्छी तरह से मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है. तो इसके बाद हम डायरेक्टली जंप करेंगे अभी सरफेस टेंशन की तरफ, क्योंकि प्रेशर के बाद जो 2-3 पेज है 12 के स्टेट बोर्ड के जो हमारे बुक है उसमें वो टॉपिक हमारे इस साल के जो एग्ज़ाम है उसके लिए डिलीटेड है, इसलिए आपको वो हम पढ़ाने वाले नहीं हैं.